आंसर्स कैसे लिखें, कितने पेज में लिखना चाहिए, ज़्यादा लिखें या कम लिखें, केस स्टडी इतने सारे सिलेबस में 8-10 हैं, उसमें से कौन सी करें, क्या कोई टिप्स हैं जिससे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम सीज़न चल ही रहा है, तो आरडीबी स्पेसिफिक और वो भी एलएलबी के लिए ज़्यादा मैं कुछ इंसाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हेलो, मेरा नाम गौरी श्रीवास्तव है और मैं एलएलबी, एमबीए, बीए एलएलबी के नोट्स जो पिछले 2 साल से प्रोवाइड कराते आ रही हूँ अपने सर्कल में। इस वीडियो को मैंने सोचा था कि मैं बैक बेंचर स्पेशल करके प्रेजेंट करूँगी, बट मेरे नोट्स जो है अगर आप उसको और अच्छे से पढ़ते हो, ज़्यादा पढ़ते हो, एक तो पूरी बात है कि वो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, अगर आप उसको 2 से 4 बार पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप उसको पढ़ के टॉप भी कर सकते हो। तो ये दोनों के लिए काम आएगा, लास्ट मिनट वाले के लिए भी काम आएगा और जो टॉप करना चाहते हैं उनके लिए भी काम आएगा। क्योंकि लोगों ने फर्स्ट टाइम पेपर दिया तो लोगों के मन में जो डाउट भी ये पेपर के फॉर्मेट को लेके भी डाउट था। तो देखिए, अभी आरडीबीवी ने जो है वो सिलेबस चेंज किया है, इसमें 2 सेक्शंस मेनली दे रहा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। पहले जो था सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी दिया जाता था, जिसमें से आपको एक एक क्वेश्चन हर सेक्शन से करना कंपलसरी होता था। लेकिन अभी ये आपके लिए ज़्यादा ईजी हो गया है क्योंकि आपको एक जो सेक्शन है वो डेफिनेटली केस स्टडी का हो गया और एक जो है वो एक बड़ा सेक्शन हो गया कि अगर आपका कुछ टॉपिक छूट भी रहा है कि आप जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तैयार करके जा रहे हैं और सेल्स ऑफ गुड एक्ट आपका तैयार नहीं है, तो भी आप उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले में ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। अदरवाइज पहले वो सेक्शन बी में था तो आपको सेल्स ऑफ गुड पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी था। और कुछ लोग बोलते हैं कि पास होने के लिए क्या हम 3 क्वेश्चन कर सकते हैं या 4 क्वेश्चन, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। आपको बन रहा है, जितना बन रहा है आप ये ट्राई करें कि आप 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली अटेम्प्ट करें। सबसे पहला सवाल जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि कम लिखें या ज़्यादा लिखें या आंसर कितने पेजेस में लिखना चाहिए। देखिए, मेरा 5th सेमेस्टर तक हो गया, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने टॉप किया है। मेरा अप्रॉक्स हर एक सेमेस्टर में जो है वो 60% के आसपास रहा है, एक भी 80 की 80 नहीं है मेरी। और मैंने किसी भी एग्ज़ाम में 4 या 5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखा है ये क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये मैं बाकी लोगों को सजेस्ट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि कई लोग जो है वो ये प्रेफर करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए तो आंसर्स में तो मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, आप या तो क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं जिससे आपको डेफिनेटली आंसर्स के मार्क्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। देखिए, आंसर कैसे लिखे जो पहला सवाल है उसको हम कैसे कवर करते हैं। एक टॉपिक जैसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो पूरे कंप्लीट सिलेबस का या हाफ, जैसे हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अलग अलग करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1 पेज इंट्रोडक्शन ऐसा होगा जो हम हर क्वेश्चन में सिमिलर लिख सकते हैं। हमारा 1 पेज इंट्रोडक्शन का तैयार होना चाहिए कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आए हम वो लिख सकें, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है, कब लागू हुआ है, कितने सेक्शन है, ये सारी चीज़ें। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये क्वेश्चन में सही है, ये क्वेश्चन में गलत है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई भी गलत नहीं होता है। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में अगर पूछ रहा है, उसमें है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और आप किसी छोटे टॉपिक के बारे में भी ज़्यादा लिख देते हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो ये है कि आप एक चीज़ तैयार रखें। इससे ये है कि अगर आपका कोई एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, डिटेल्स नहीं पता है, पर वो ये तो कन्फर्म है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है, तो आप उस एक पेज को डेफिनेटली लिख सकते हैं। वो इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन भी हम बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें। आप अगर नोट्स में भी देखेंगे तो नोट्स में सबसे पहले जो 150 या 200 वर्ड्स का है, तो आप कुछ पढ़ के जाए ना जाए वो एक 150 वर्ड्स ज़रूर तैयार करके जाएं कि आपके 4 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, अगर हम एक केस स्टडी अलग कर दें जो 4 क्वेश्चन हैं, तो वो आपका कवर वहाँ से हो जाएगा कि आप 2 पेज एटलीस्ट वहाँ से लिख सकते हैं, भले आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है। एक ये टिप है। सिलेबस चेंज होने के बाद जो है वो केस स्टडीज़ का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको 8-8, 10-10 केस स्टडी जो दी जा रही हैं, चाहे वो 4th सेमेस्टर में हो, 2nd सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में, बाकी सेमेस्टर्स के भी डेफिनेटली जब एग्ज़ाम का जो है वो पैटर्न चेंज होगा या सिलेबस चेंज होगा तो वहाँ पर भी बढ़ा हुआ मिलेगा हमको। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें कुछ तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ ये वाला जो है केस स्टडी बार बार आ रहा है तो हमें वो करना चाहिए। लेकिन कुछ केस स्टडीज़ बिल्कुल न्यू है जिसमें हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो पहले आई हैं कि नहीं आई हैं, और 8 केस स्टडी पढ़ना या उसको कंप्लीट करना, स्पेशली जब आप कोई और काम भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपके पास समय नहीं है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे तरफ से आपके लिए ये टिप रहेगा उसमें कि आप देखिए 8
केस स्टडी है, डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करें पढ़ने का, भले अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं पर एक बार ट्राई करें। फिर मैंने आप कुछ देखेंगे टेबल फॉर्मेट में दिया है कि 8 केस स्टडी के नाम, उनके फैक्ट्स, ये वाली सारी चीज़ें तो एक बार डेफिनेटली चेक करें कि प्रिंसिपल ऑफ लेड डाउन है। जब आप सब्जेक्ट में चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ केस स्टडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डायरेक्ट सेक्शंस में है, जैसे कैपेसिटी हो गया या माइनॉरिटी का है, या कोई भी टॉपिक जो सेक्शन ए से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड हमारी केस स्टडी है, तो वो आप जो है वो वाली केस स्टडी तैयार करें, वो 2 निकालने की कोशिश करें। उससे होगा क्या, भले वो डायरेक्ट आपके पास केस स्टडी नहीं आएगी, कि हो सकता है आपका सेक्शन बी में वो केस स्टडी ना पूछा जाए, पर सेक्शन ए में आप वो किसी ना किसी एक क्वेश्चन में, जो 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसमें डेफिनेटली लिख सकते हैं कि अगर आपके सेक्शन ए में वो क्वेश्चन आया और आपको पता है कि हाँ इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो ये वाली केस स्टडी थी, तो आप एक पेज उसमें वहाँ पे लिख दीजिए, तो आपके पास एक मटेरियल तो डेफिनेटली तैयार होगा कि हाँ हमने केस स्टडी पढ़ा और वो हम ए सेक्शन में लिख देंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चंस के जो है वो मार्क्स इक्वल है, तो आप सेक्शन बी से उसको अटेम्प्ट करते या सेक्शन ए से करते, आपको मार्क्स तो मिल रही हैं, मतलब आपका कोई भी पढ़ा हुआ जो है वो वेस्ट नहीं होगा, वो डेफिनेटली जो है वो पेपर में काम आएगा आपके। केस स्टडी जो है वो बहुत तरीक़ों से लिखा जा सकता है, पर मैं जो फॉर्मेट प्रेफर करती हूँ वो ऐसे लिखती हूँ कि सबसे पहले जो है वो केस स्टडी का एक बार नाम, केस का जो है वो नाम वापस से लिख दिया, उनकी पार्टीज़ जो है वो लिख दिया, हाँ एक लाइन आप ईयर का भी कर सकते हो उसमें, और उसके बाद फिर उसका सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका सब्जेक्ट एक लाइन में क्लियर है तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि जो है आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है, मतलब आपको केस स्टडी के बारे में पता है, आप कुछ गलत नहीं लिख रहे हैं, आप मन से नहीं लिख रहे हैं, एक ये जाता है। उसके बाद फैक्ट्स लिखें, फैक्ट्स पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पर प्रेफर करिए कि पॉइंट्स में लिखें, पॉइंट्स में स्पेस ज़्यादा रहता है और एक क्लियर एंड कट आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं फैक्ट्स के बारे में। उसके बाद जो है जजमेंट आएगा कि फाइनल जजमेंट क्या हुआ, किसके फेवर में रहा दोनों पार्टीज़ के, तो एक लाइन में आपका फाइनल जजमेंट हो गया। अगर आपको ट्रायल प्रोसीजर पता है कि हाँ पहले इधर गया है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट गया है, उनके क्या डिसीजन है, तो आप लिख सकते हैं। हालांकि अगर आप कम में चाहते हैं तो आप सीधा एक फाइनल जजमेंट दे सकते हैं। प्रिंसिपल लेट डाउन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 3 या 4 पॉइंटर्स जो होते हैं प्रिंसिपल लेट डाउन के, वो आपको बिल्कुल बहुत क्लियर शब्दों में लिखना है वहाँ पे। मेन चाहे वर्ड्स जो है वो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल लेट डाउन के बाद में आप एक रेलेवेंस का सेक्शन जोड़ सकते हैं कि रेलेवेंस, उस केस की क्या रेलेवेंस। देखिए आपको सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि किसका क्या रेलेवेंस है। आप एक, मैं साइड जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आप देखिए, इसके हिसाब से आप ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके हर केस में कर सकते हैं कि हाँ कोर्ट्स जो है इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा नीड है इंडिया को इस चीज़ की, और जो है ये केसेस जो है वो राइज में है, तो इन जैसे केसेस के कारण जो है वो और स्ट्रेंथन होगा हमारा प्रोसेस और ये सारी चीज़ें, तो ये आपका एक रेलेवेंस तैयार हो जाएगा। और जो आपने पूरा लिखा है पूरे केस में, आप उसको कंक्लूजन में 4 लाइन में एंड कर सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो गया आपका केस स्टडी के लिए। देखिए हमने पढ़ा कितने भी अच्छे से या क्या है, अगर हम आंसर नहीं लिख पाए फाइनल टाइम में तो वो चीज़ हमारे कोई काम की नहीं रहती है। तो मेरी तरफ से ये टिप्स जाती हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अपना तरीका बताऊँगी, अगर आपको उसमें सही लग रहा है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले गई, मैं वहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस देखे, 5 क्वेश्चंस मैंने निकाल लिया कि हाँ ये मेरे को करने हैं या अगर पेपर में तैयारी नहीं है तो ये निकाल लिया कि भाई 5 क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर सकती, मेरे को बिल्कुल नहीं बनेगा कि क्या करना है, तो बचे हुए 5 मेरे को करने हैं। मैं सबसे पीछे वाला रफ सेक्शन बनाऊंगी सबसे लास्ट पेज पे। 8 बजे से 8:30 तक आप उसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइमर है या आपको पता नहीं कैसे क्या रिजल्ट मिलता है उसका, आप 15 मिनट में भी कर सकते हैं उसको। पर मैं 8 बजे से 8:30 तक मेरा अगर एग्जाम है तो मैं क्या करूँगी, उसमें 5 ऐसे बॉक्स बना करके 5 क्वेश्चंस लिखूंगी। मुझे जितने पॉइंट्स भी याद आएंगे उस क्वेश्चन के बारे में, कि अगर एलिमेंट्स के बारे में पूछा है या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के किसी चीज़ के बारे में पूछा है या सिविल फैमिली लॉ किसी के भी बारे में, कोई भी सब्जेक्ट है, मुझे जितने पॉइंट्स याद आएंगे कि हाँ ये लिख सकते थे इसमें, ये हिस्ट्री वाला ये पॉइंट आएगा सिंगल वर्ड में, कि आपको साइड में दिखा देती हूँ कि पॉइंटर्स। अगर मुझे किसी क्वेश्चन के बारे में ये पॉइंट है कि हाँ इसका ये सेक्शन है या इसमें ये केस स्टडी है जो वो काम आ सकती है, इसमें ये केस स्टडी था, या उसमें कोई और चीज़ें जो भी डिटेल है वो मैं आप लिखूंगी। सबसे पहले 5 क्वेश्चन के करूँगी, ठीक है, पूरे पॉइंट्स लिख दिया। अब उसके बाद क्या करूँगी, मैं 8:30 से आधे घंटे में एक क्वेश्चन ट्राई करूँगी कंप्लीट करने का।
अब इससे होता ये है कि हमारा जो सबसे पहले हम, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक पढ़ते हैं, एक रात पहले भी पढ़ा सारी चीज़ें, जब हमने एंटर हुए ही है एग्जाम में तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो तुरंत याद आ सकते हैं। उससे हमारा बाद का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि बीच एग्जाम में ऐसा होने लगता है कि मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स के कहो हमें स्पेलिंग नहीं याद आए, या फिर ऐसा हो जाता है कि अरे क्या वर्ड था, कुछ तो वर्ड था, एक और पॉइंट था याद ही नहीं आ रहा, अभी पढ़ा था। तो ये सारा में टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत में ही जाके मैंने पॉइंट्स कर लिए कि हाँ, एक क्वेश्चन के बारे में अगर मैंने 10 पॉइंट्स लिखे तो मुझे ये पता है कि हाँ ये जो है ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, ये वाला सेट है, इसके लिए मुझे और एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यही पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी मुझे जितना, और फिर लिखते लिखते भी बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो आधे घंटे में एक क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन आपके हो गए 2.5 घंटे में, और पहला आधा घंटा मैं यूज़ करती हूँ ये 5 चीज़ें लिखने में। फिर सेकेंड, हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन चालू किया कि हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, तो आपका एक पेज या आधा पेज इंट्रोडक्शन ले लिया, फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा है आप वो लिख सकते हैं, और फिर सबसे लास्ट में आप रेलेवेंस या कंक्लूजन दोनों लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। मैं तीनों के एक एक एग्जाम्पल आपको ऐसे बता देती हूँ स्क्रीन पे कि आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉपी हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, जब मैंने इंट्रोडक्शन लिखा और मुझे पता चला कि हाँ 2-2.5 पेज लगभग हो गए हैं कंप्लीट, 3 भी पेज अगर हो गए हैं, कंक्लूजन बस बचा है, तो मैं क्या करूँगी, उतना आधे पेज का या आधे से ज़्यादा पेज जो है वो छोड़ दूंगी, मैं सेकंड क्वेश्चन में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि कंक्लूजन में क्या है मुझे पता है कि हाँ ये मैटर है, इसी को 5 जो मैंने 2-2.5 पेज में लिखा है उसी को मेरे को 10 लाइन में लास्ट में लिखना है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर जाती हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ। जब मेरे ऐसे ही सारे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, फिर लास्ट के जो 10 मिनट है सीधे कंक्लूजन लिखूंगी, पट 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 सारी चीज़ें जो है उसमें 4 लाइन में सारे लिखूंगी। इससे होता क्या है, हमारा टाइम बचा, एग्जामिनर को ये जाता है कि हाँ इनके पास समय था, इनको जितना आता था इनने पूरा अपनी कॉपी में लिखा है। लास्ट में मैं कंक्लूजन के बाद एक लाइन ज़रूर खींचूंगी, और सबसे पहले जब कंक्लूजन लिखना चालू करती हूँ तो सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन का सबसे पहले लिखती हूँ, क्योंकि क्या हमारी राइटिंग हुई, कुछ गड़बड़ हुई या कुछ घिचर पिचर हुआ लास्ट में, तो ये रहता है क्लियर कि हाँ लास्ट वाला क्लियर है, मतलब बच्चे ने पूरा वो किया। और आप ट्राई करें कि जो सीक्वेंस में, जैसे आप अगर क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप ये मत करिए कि 5 अटेम्प्ट पहले कर लिया 1 बाद में करा, आप कर सकते हैं अगर आप ऐसा चाहें तो। पर देखिए जितना कम हेडेक हम चेकर को देंगे, एग्जाम चेक करने वाले को देंगे, उतना अच्छा हमारे लिए होगा। हमारे हाथ में तो यही चीज़ है, हम ये तो है नहीं कि हम चेक करने वाले को कुछ बोल सकते हैं या चेक और कुछ हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ ये है कि हम बहुत क्लियर एंड कट रहें अपने आंसर शीट में, ताकि उनको कम से कम दिक्कत हो और हमारे जो अच्छे मार्क्स के हैं तो वो चांसेस बढ़े हैं। मैं आपको स्क्रीन में कुछ चार्ट्स के टाइप दिखा रही हूँ कि मैं कॉपी में ऐसे सेंटर में उसके हेड्स बना के लिख देती हूँ। अगर 5 या 6 पॉइंट्स लिखे एग्जामिन, एक तो पहली बात आधा पेज हमारा चला गया, उसमें आधा पेज का एक जो है वो हमारा कवर उसने कर लिया, उसी को हमें एक्सप्लेन करना है। अगर एग्जामिनर पूरा पढ़ने के मूड में नहीं है, उसने 5 पॉइंट्स देखे और आपके 5 पॉइंट सही हैं, मिलते जुलते भी हैं कि हाँ ये सही हो सकता है, तो आपके मार्क्स जो है वहाँ ज़रूर बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास लास्ट में समय बच रहा है, आपने पेपर कंप्लीट कर लिया है और आपके पास 1 या 2 मिनट बच रहा है, तो आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि आपने कहीं सेक्शन लिखा हुआ है या कुछ है, तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन से ये होता है कि हम एक पेज पढ़ते हैं कभी भी, तो हमारी 4 जगह भी अगर नज़र जा रही है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट कवर किया है, मतलब ठीक है मार्क्स मिल गया कंप्लीट, तो वो फिर माइनर जो डिटेल्स हैं वहाँ पे ध्यान नहीं जाएगा होता है एग्जामिनर का। जो सबसे अहम टिप मेरे लिए काम करती है और डेफिनेटली आपके लिए भी करेगी अगर आप करते हैं उसको फॉलो, तो हमने कोई भी एक एग्ज़ाम हम जब तैयारी करते हैं, हमने फर्स्ट टाइम उसको पढ़ा, पूरा 1 पेज या 2 पेज हमने उसको पढ़ा, तो हम क्या करते हैं कि हम एग्ज़ाम के पहले भी उसी चीज़ को रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें सेकेंड टाइम पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी, इवन उतने की नीड ही नहीं है एक तरीके से कि उतना ज़्यादा एक्सप्लेन में पढ़ा जाए। अगर हम 1 पेज या 2 पेज का कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम के पहले, चाहे आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं, चाहे आप 1 दिन पहले पढ़ रहे हैं, चाहे आप 2 दिन पहले रिवाइज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास समय है तो आपको 5 या 6 पॉइंट्स उस क्वेश्चन के रिवाइज करने। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में हमें क्या, यार कुछ वर्ड तो था याद नहीं आ रहा, बाकी तो पता है कि हाँ उसका ये एक्सप्लेनेशन था, हम सब लिख लेंगे, लेकिन यार वो कि भाई यार एक वर्ड बता दे, हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो वो एक वर्ड के लिए क्या है कि आप पूरा जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, ये इतना डिटेल में, जब मुझे दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ना है तो मुझे सिर्फ इतना पढ़ना चाहिए,
इतना पढ़ूंगी, मैं इतना ही जाके एग्ज़ाम में लिखूंगी। आपका ये, चाहे आप LLB के लिए हो, चाहे आप इसके बाद कोई एग्ज़ाम देना चाहें, ये जो है आपका गेम चेंजर है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरे नोट्स से ही पढ़ें, मेरे नोट्स में ये है कि आपको मिल जाएगा एक पॉइंटर्स वाले, आप उसमें लिखें। मैं आपको पर्सनली बताऊं कि कई बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, या मेरा ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मैंने 5 या 10 क्वेश्चन पढ़े, 5 क्वेश्चन के ये पॉइंटर्स में प्रैक्टिस करके गई। इवन एग्ज़ाम सेंटर पहुंच करके भी एक बार ये 5 या ये 6 पॉइंट लिखा, और वहाँ एग्ज़ाम में जा कर के वो उतार दिया, मेरे नंबर उसमें बहुत अच्छे आए। कई बार ऐसा हुआ कि केस स्टडी में अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई, फिर भी मेरा 4 क्वेश्चंस जो हैं वो इतने अच्छे हुए, क्योंकि मेरा पॉइंट फॉर्मेट में रहा और मुझे जितना आता था मैंने उतना पेपर में लिखा, मैं भूली नहीं। मैं चाहे तो पूरी बुक पढ़ लूँ और एग्ज़ाम में जा कर के वो मैं भूल जाऊँ या मुझे याद ही ना आए, मैं पैराग्राफ करते जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता है एग्जामिनर से कि आप कुछ भी लिख देंगे तो उसमें एग्ज़ाम हो जाएगा। आप यकीन मानिए कि कई लोग ऐसे हैं जिनने सप्लीमेंट्री भरी है, 2-2, 3-3 सप्लीमेंट्री भरी है, उसके बाद भी उनकी 80 आई है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके कभी भी 25 या 30 पेज से ज़्यादा नहीं होते और वो अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। तो ये जो है कि हम कुछ भी लिख देंगे और उससे मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप सिस्टमेटिक अप्रोच रखेंगे तो आपको बहुत कम पढ़ने में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और कोई डाउट है तो डेफिनेटली मेरे तक पहुंचाइए। अगर मुझे बनेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, और अगर नहीं होगा तो मैं किसी से पूछ करके आपको बताने की कोशिश करूंगी। ये श्योर शॉट नहीं है, पर डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मेरे लिए काम करिए, हो सकता है आपके लिए भी करें, तो आप एक बार ट्राई करिए। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू।